हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, हाल ही में किस राज्य ने फिश वाले ऐप लॉन्च किया? तो फिश वाले ऐप असम ने लॉन्च किया है। विश्व चिंतन दिवस इस बार 22 फरवरी को मनाया गया। चलिए बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान वितरित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी कंपनी है बोइंग। बोइंग इसकी कंपनी है। इसने दोस्तों P-8I समुद्री गश्ती विमान का 12वां जो पोत था उसको भारत को डिलीवर कर दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से था। तो ये डील ऐसा नहीं है कि अभी चल रही है, ये डील बहुत पहले से ही चल रही है। 2009 में ये डील शुरू हुई थी। 2009 में 8 ऐसे विमानों की डील हुई थी। आगे चल करके 2016 में 4 और विमान बढ़ा दिए गए इसके तहत। तो 8 4 कितना हो गया? 12। टोटल 12 विमानों की डील हुई थी और उसमें से ये 12वां है, यानी सबसे लास्ट वाला है ये। ठीक है ना, P-8I। तो ये पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान है, यानी कि भारतीय नौसेना ही यूज करेगी इसको। बस ऊपर से जैसे समुद्र में जाएगा, समुद्र में ऊपर से ये निगरानी रखेगा और अगर कोई पनडुब्बी वगैरह है तो उसको ऊपर से ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये काम होगा P-8I विमानों का। और इसकी पूरा डील आप समझ लीजिए कि पूरी डिलीवरी हो चुकी है, क्योंकि ये 12वां था, मैंने आपको बता दिया पूरा। तो $2.42 बिलियन में ये समझौता हुआ था। अमेरिका की कंपनी है बोइंग, जिससे ये लिया गया था। अमेरिका का काम ही है हथियार बेचना, लड़ाई करवाओ हथियार बेचो। देख ही रहे हो आप आजकल क्या हो रहा है। अफगानिस्तान वाला विवाद आपने देखा, उससे पहले इजराइल और हमास वाला विवाद देखा, ठीक है आपने। इसके बाद ईरान वाला बात देखा और अब देखो अभी यूक्रेन और रसिया का देख रहे हो। सबके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ रहता है। अमेरिका चाहता है अशांति पैदा करो, अशांति पैदा करो जिससे भय पैदा हो, और भय पैदा हो तो फिर लोग अपने आप को मजबूत करने के लिए हथियार खरीदें। कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका से ही खरीदेंगे ना आगे चल करके, क्योंकि अमेरिका ही कहता है कि हमसे खरीदो, दूसरे देश से खरीदोगे तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। अमेरिका देख लो, ये है प्रेसिडेंट, 46वें प्रेसिडेंट जो बाइडेन। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। डॉलर यहाँ की मुद्रा है। कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। यहाँ की संसद 2 पार्ट में है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे अपने भारत में होता है अपर हाउस लोअर हाउस, ऐसे यहाँ पर भी है। अपर हाउस को कहते हैं सीनेट और लोअर हाउस जो होती है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, मूडीज के अनुसार कैलेंडर ईयर 2022 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो दोस्तों कैलेंडर ईयर 2022 में भारत की विकास दर रहने वाली है 9.5%। ये मूडीज के अकॉर्डिंग है। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है, बहुत ही फेमस, आप जानते ही हो इसके बारे में। इसने अपना अनुमान अभी हाल फिलहाल में बढ़ा दिया है। ध्यान रखिएगा, ये कैलेंडर ईयर के लिए इसने अनुमान अपना बढ़ाया हुआ है। जैसे भारत में होता है तो एक होता है वित्तीय वर्ष, जिसे कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कब से चलता है? 1 अप्रैल से चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो जो ये होता है, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर जो होता है, तो जनरली जो आप कैलेंडर यूज करते हो ना, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, तो ये होता है कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो जो अपना वित्तीय वर्ष है उसके लिए नहीं है ये कैलेंडर ईयर के लिए अपना अनुमान जारी किया है और 9.5% अब बताया है। इससे पहले इसने 7% बताया था, अब इसको संशोधित कर दिया है। हालांकि अगले कैलेंडर ईयर के लिए इसने 5.5% की दर बताई हुई है। यहाँ पर देखिए मैंने रिवीजन पॉइंट भी डाला हुआ है, पिछले कौन कौन से संस्थाओं ने क्या क्या भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के प्रिडिक्ट किया है। जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 6.5% बताया है, विश्व बैंक ने 8.3% बताया है, आर्थिक सर्वे आया था, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अनुसार बताया गया 9.2%, मूडीज के द्वारा 9.3% बताया गया था, ये अब बढ़ा दिया गया है 9.5%, इसको कर लो। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स 9.1%, फिच रेटिंग 8.7% और क्रिसिल जो है ये 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट का अपना अनुमान लगाए हुए हैं। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू किया गया? अच्छा, इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा लोड मत लो, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है ना, ध्यान रखे रहो। जो कुछ कुछ है संस्थाएं उन्हीं का पूछा जाएगा
और बहुत ज़्यादा इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद होगा इतना ज़्यादा। चलिए अगला, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया दोस्तों विशाखापत्तनम में। मिलन 2022 ये समझ लो बहुत ही बड़ा सैन्य अभ्यास होता है, बहुपक्षीय होता है, बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, भारत के द्वारा ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इंडिया ही इसका ऑर्गेनाइजेशन कराती है और 2 चरणों में होता है। 25 फरवरी से शुरू हुआ है, 4 मार्च 2022 तक होगा मिलन 2022। ये एक समुद्री अभ्यास होता है, मैंने आपको बताया कई देश इसमें हिस्सा लेते हैं। तो 25 फरवरी से ये शुरू हो रहा है, विशाखापत्तनम के सिटी ऑफ डेस्टिनी में शुरू हो रहा है। यहाँ पर पहला जो बंदरगाह चरण होगा, जो पोर्ट स्टेज होगा, जो फर्स्ट स्टेज जो होगा वो पोर्ट वाला होगा, वो 25 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद जो समुद्री चरण होगा वो होगा सी स्टेज 1 मार्च से 4 मार्च तक। इसकी थीम रखी गई है कैमरेडी, हार्मोनी, कोऑपरेशन। ओके, द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी 2 वर्षों में एक बार होता है, इस वजह से इसकी चर्चा भी ज्यादा रहती है। और ये इसमें बहुत सारे जो भारत के जो मित्र देश हैं वो शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं। 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, अंडमान निकोबार में ये हुआ करती थी। अब पिछले दिनों में भी कुछ अभ्यास हुए हैं, जैसे अभी कोप साउथ 2022 हुआ था, बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, ढाका और सिलहट में हुआ था। ईस्टर्न ब्रिज अभी भारत ओमान के बीच में हुआ, ठीक है, 6ठा संस्करण था, जोधपुर राजस्थान में ये हुआ। कोबरा वॉरियर ये बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है, यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन में ये हुआ। क्लियर, अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवयातनम का आयोजन हुआ? तो दोस्तों देवयातनम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कर्नाटक में शुरू हुआ है, कर्नाटक के हम्पी में शुरू हुआ है। एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्ट, ये 25 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में शुरू होगा, चलेगा, मतलब 2 दिवसीय होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी में, हम्पी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यह आयोजित किया जा रहा है। बेसिकली इसमें एक प्रकार की ये समिट जो है ना, इसमें ये बात की जाएगी कैसे द्राविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली या जो भी शैलियाँ होती हैं, जो मंदिर वास्तुकला की शैली हुआ करती थी ना पुराने ज़माने में, तो उनको कैसे अभी के लिए कैसे और ज़्यादा यूज किया जाए, उनको कैसे प्रमोट किया जाए, अपग्रेड किया जाए, वो जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको कैसे बचाया रखा जा सके। ठीक है, तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जी किशन रेड्डी जी ने किया है, जो कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं अपने। अगला देखते हैं। अच्छा, कर्नाटक आया, पहले कर्नाटक के बारे में तो जानते चलो। कर्नाटक देखोगे आप मैप में तो यहाँ पर है कर्नाटक। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसकी कैपिटल है। बसवराज एस बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। अभी कर्नाटक दोस्तों चर्चे में था हिजाब विवाद को लेकर के, तो कर्नाटक के किस जिले में ये विवाद हुआ था? उडुपी जिले में, ठीक है ना, कर्नाटक के उडुपी जिले में, ये आप याद रखेंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर नेशनल पार्क पूछा जाता है। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता मैंने आपको बताया था, कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना, कर्नाटक में ही। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने अभी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, यहां पर अभी हाल ही में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये वहां के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो इन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है। आम जनता को आसान और तैयार पहुंच प्रदान करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके लिए हाई बैंडविड्थ वाला एक नया सर्वर भी लॉन्च किया गया, जिससे लोग तेजी से एक्सेस अपना प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। तो ये जम्मू कश्मीर में अभी लॉन्च किया गया है, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल। ओके, अगला, आईबीएम ने साइबर हमलों को संबोधित करने के लिए कहां पर नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया? तो नया साइबर सुरक्षा हब अभी हाल ही में ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? आईबीएम के द्वारा। आईबीएम यानी होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसने सिक्योरिटी कमांड सेंटर इसलिए लॉन्च किया है जिससे दोस्तों जो हैकिंग वाली जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कंट्रोल कर सके, कम कर सके, ठीक है ना, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा साइबर अटैक होते हैं। जो भी साइबर अटैक के हमले आते हैं, अभी देखा गया है कि 2021 में 26% हमले केवल एशिया पर किए गए थे। तो ये यहीं से कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा। अपनी तरीके की ये पहली सुविधा है जो यहाँ शुरू की जा रही है। हैकिंग वगैरह से बचने के लिए भारत के भी जो विभाग है, बहुत सारी एजेंसियां हैं, उन्होंने भी
तरह तरह के आयोजन किए हुए हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में डार्कथॉन आयोजित किया गया था एनसीबी के द्वारा, ठीक है। सैन्य रण क्षेत्रम शुरू किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। इससे क्या हो कि एक प्रकार का कंपटीशन होता है ये, जिसमें कि जो हमारे आसपास के जो हैकर्स रहते हैं, जो हमारे इंडिया में हमारे देश में हैकर्स रहते हैं, उनको पुलिस के लिए कैसे यूज में लाया जा सके, इसकी यहाँ पर इसके लिए कंपटीशन किया जाता है। अगर पुलिस के लिए काम करना चाहता है तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा, अगर जीतेगा तो उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। और फिर वो पुलिस के लिए काम करता है साइबर सिक्योरिटी के रूप में, एथिकल हैकिंग जिसे कहते हैं। अगला, हाल ही में चर्चित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? तो द ग्रेट टेक गेम के लेखक हैं दोस्तों अनिरुद्ध सूरी। अनिरुद्ध सूरी जी की नई पुस्तक आई हुई है द ग्रेट टेक गेम। ये द ग्रेट टेक गेम का पूरा नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है, लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने। पिछले दिनों में कौन कौन सी पुस्तकें आई थी, रिवीजन करिए। फियरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर किरण बेदी। ऑपरेशन खत्म, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। द क्लास ऑफ 2006, आकाश कंसल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। इंडिया दैट इज भारत, जे साई दीपक। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। और द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपाल, ये जिमी सोनी ने लिखा है। देखिए ये चीज़ें मैं बार बार आपको दिखाता हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बस ऐसे ही रुक जाते हैं, लेकिन ये बार बार आप अगर मेरी आवाज़ को सुनते रहोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, इसीलिए बार बार ये दिया जाता है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, इसको आप दिन भर में एक बार पढ़ भी लिया करो, ठीक है ना। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुन लिया करो, तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। चलिए, जो चीज़ें बार बार आसानी से याद नहीं होती उसको इसीलिए बार बार दिखाया जाता है, जिससे आप आसानी से याद कर सको। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और अंतिम मौका है। जो लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो और लग रहा है कि ये जो नया संशोधित रिजल्ट आएगा इसमें आपका हो सकता है, तो फिर समय का इंतजार मत करो, समय बहुत कम बचा हुआ है। आप इस बैच को ज्वाइन करके अपना ये 50 नंबर बिल्कुल फिक्स कर सकते हो। 50 नंबर फिक्स हो जाएगा तो मैथ और रीजनिंग में तो आप लोग इतने टैलेंटेड तो हो ही, क्योंकि सेकंड स्टेज में तभी पहुंचे हो इतने हाई कंपटीशन के बाद, तो मैथ रीजनिंग आपका संभाल ही लिया जाएगा। करंट अफेयर का सिलेबस और जीएस का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए MZT ऐप पर जाइए, डिटेल्स वहाँ पर पता कीजिए। अगला, हाल ही में HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष इसे बनाया गया। तो अभी हाल ही में नितिन परांजपे को दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये हैं अतुल परांजपे, काफ़ी सीनियर अधिकारी हैं ये HUL के, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, ठीक है। तो इन्हें नियुक्त किया गया। एक्चुअली में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है ना, ये अपना अध्यक्ष और कंपनी का जो CEO MD वाला पद है वो अब अलग करने जा रही है। अब जब ये अलग करने जा रही है तो इसने नितिन परांजपे को बना दिया है गैर कार्यकारी अध्यक्ष, और जो संजीव मेहता हैं इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया ही रखा है, यानी कि ये बने ही रहेंगे, उसी पद पर पहले भी थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें, बहुत पुरानी कंपनी है, 1933 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। आप लोग ये जो साबुन तेल शैम्पू यूज करते हो ये सब इसी का होता है। चलिए अगला, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी ने कितने पैरासूट बटालियंस को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए? तो दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने 4 पैरासूट बटालियंस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं, भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये हैं भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। तो इन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किए हुए हैं 4 बटालियन को। ये 4 बटालियन कौन है? एक तो है 11 पैरासूट बटालियन स्पेशल फोर्स, 21 पैरासूट बटालियंस स्पेशल फोर्स, 23 पैरासूट बटालियंस और 29 पैरा बटालियन, ठीक है। तो इन 4 बटालियंस को दिया गया है। जो पैरा बटालियंस होती हैं बहुत ही स्पेशल फोर्सेज होती हैं और त्रुटि रहित है। अभी तक जब से भारत आज़ाद हुआ है त्रुटि रहित मतलब समझ लो कि आज तक इनसे गलती हुई ही नहीं। अपना जो भी ऑपरेशन किए हैं उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से। तो प्रेसिडेंट कलर्स या निशान का पुरस्कार जो होता है ये युद्ध और शांति दोनों के दौरान राष्ट्र के लिए, देश के लिए अपनी असाधारण जो सेवा होती है उसकी मान्यता में एक सैन्य यूनिट को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो होता है उसमें से एक होता है। देखिए ये पूरी यूनिट को दिया जा रहा है, ठीक है ना, पैरा बटालियन पूरी बटालियन को दिया जा रहा है। तो बेंगलुरु के अभी पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में इन्होंने ये दिया हुआ है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लोकपाल ऐप लॉन्च किया? तो लोकपाल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों गिरिराज सिंह जी ने।
गिरिराज सिंह यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। तो इन्होंने अभी मनरेगा के लिए लॉन्च किया है लोकपाल ऐप। मनरेगा क्या होता है? मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। एक्चुअली में जब इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, जब इसके लिए एक्ट लाया गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया था 2005 में, ठीक है। तो इसके तहत रोजगार की गारंटी देने की बात की गई थी। और फिर आगे चल करके इसका नाम क्या किया गया? इसका नाम आगे चल करके महात्मा गांधी सामने जोड़ दिया गया। तो ये नरेगा से क्या हो गया? मनरेगा। क्या हो गया? मनरेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर महात्मा गांधी जुड़ गया आगे। तो इसे अब ये लिखेंगे, पहले नाम जब था तब नरेगा था, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, आगे महात्मा गांधी अब जोड़ दिया गया है। स्थापना 2006 को हुई, यानी एक्ट तो पारित हो गया था 2005 में, लेकिन इसकी शुरुआत हुई 2006 से। क्लियर है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने अभी लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। लोकपाल आप समझते हो, ओम्बुड्समैन, इसका काम होता है कि भ्रष्टाचार के बारे में पता करना, ठीक है। तो गिरिराज सिंह जी जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, इनको नियुक्त किया है, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। क्लियर है? तो ये तो था अपना आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जाते जाते इन 2 क्वेश्चंस के आप आंसर करते जाइए। निम्न में से कौन सा देश कोबरा वॉरियर अभ्यास में पहली बार भाग लेने जा रहा है? वर्तमान में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर कर देना, और इसकी क्विज जाकर के एप्लीकेशन पर सॉल्व कर लेना, क्योंकि बिना क्विज के आपको कंफर्म नहीं होगा कि आपने ये क्वेश्चन जो पढ़ा है ये तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो आप अपनी जांच करना चाहते हो तो जाओ क्विज सॉल्व करो एक बार, रिवीजन आपका हो जाएगा बस 1 मिनट में, 2 मिनट में। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो डेली वन लाइनर अपडेट मिलता रहे, तो डेली वन लाइनर भी आपको दी जाती है। वन लाइनर के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो, ओके, रिवीजन कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।